ब्लड लाइन कहानी की शुरुआत एक नर्स को दिखाते हुए होती है जो शॉवर ले रही होती है, लेकिन तभी कोई उसके गले पर वार करके उसे जान से मार डालता है। फिर वो उस नर्स की बॉडी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर दफना देता है। इसके बाद हम इवान नाम के आदमी को देखते हैं जो रात में अपने घर आता है। तभी उसका बच्चा रोने लगता है, जिससे इवान की वाइफ लॉरेन जाग जाती है, जिस पर इवान लॉरेन से कहता है कि मैं बच्चे को संभाल लूंगा। अब इवान अपने बच्चे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। तभी हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां इवान एक सोशल वर्कर होता है और जो भी बच्चे अपनी फैमिली से परेशान हैं उनकी हेल्प करता है। इवान के बच्चों से बातचीत से पता चलता है कि वो काफी अच्छा इंसान है। खैर, काम के बाद वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास जाता है और उसके साथ सो जाता है। पर आधी रात को लॉरेन को पेट में दर्द होता है, इसलिए इवान उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां जब लॉरेन अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसे बहुत दर्द होता है, जिससे इवान को अपने पिता के मर्डर की याद आती है। असल में इवान को हमेशा अपने पिता के मर्डर की याद आती है। तभी लॉरेन अपने बेटे को जन्म देती है, जिससे इवान बहुत खुश होता है। तभी वहाँ इवान की माँ मैरी भी हॉस्पिटल में आती है। तभी इवान का बच्चा रोने लगता है, जिससे लॉरेन उसे ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करती है, पर उसमें उसे काफी प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी वहाँ वही नर्स आती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये नर्स बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के तरीके बताती है और लॉरेन की मदद करती है, पर इवान इस बात से परेशान दिखाई देता है क्योंकि वो नर्स काफी अजीब बिहेव कर रही थी। जिसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है। रात में जब लॉरेन सो रही होती है तब इवान अपने बेटे को गोद में लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगले दिन वो सभी घर लौटते हैं, लेकिन लॉरेन अभी भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, जिससे वो सभी बच्चे के रोने से काफी परेशान होते हैं और इससे उनके बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ रहा था। तभी एक रात इवान एक चाकू उठाता है, जिससे उसे अपने बचपन की यादें आती हैं, जिसमें इवान के पिता उसे बुरी तरह पीट रहे थे। ये देख इवान की माँ अपने हस्बैंड को चाकू दिखाकर उसे धमकाती है कि अगर तुमने इवान को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। खैर, अगली सुबह जब इवान की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर में आई है और उसके बच्चे को गोद में लेकर शांत कर रही है। इवान इस चीज से बहुत खुश होता है। फिर उसकी माँ मैरी इवान से कहती है कि तुम लॉरेन और अपने बच्चे के कारण खुद को ज्यादा परेशान मत होने देना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो फैमिली को संभालते हो। अब इवान काम पर जाता है, जहाँ वो एक इंसान की रिकॉर्डिंग सुनता है जो नशे की हालत में अपने बच्चे की पिटाई करते हुए कहता है कि मुझे गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें पीटना होगा। तभी इवान के पास रे नाम का लड़का आता है, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। इवान के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने पिता से अपने छोटे भाई को बचा रहा था, जिससे मेरे पिता ने गुस्से में मुझे बुरी तरह पीटा। रे की बात सुनने के बाद इवान उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो इसकी शिकायत पुलिस से करेगा। जब रे वहां से चला जाता है तब इवान रे के पिता की प्रोफाइल देखता है और उसे पता चलता है कि रे के पिता का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो इस समय परोले पर बाहर आया है। रे की कहानी से इवान को रात भर नींद नहीं आती और तभी उसे अपने पिता का कटा हुआ गला दिखाई देने लगता है। इसलिए वो रे की मदद करने का सोचता है और अपना सामान पैक करके रे के पिता की तलाश में घर से चला जाता है। इवान एक बार के पास अपनी कार रोकता है, जहां वो रे के पिता को नशे की हालत में देखता है। इसलिए सबसे पहले वो रे के पिता के पास जाकर प्यार से उसकी सिगरेट जलाता है और कहता है कि तुम नशे में हो, इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में जाते वक्त इवान को उस आदमी की बातों से समझ आ जाता है कि वो बहुत बुरा इंसान है। ये आदमी इवान को एक खाली घर में ले जाता है। घर के अंदर जाकर इवान को पता चलता है कि रे का पिता पिछले 1 साल से इस जगह पर छुप कर रह रहा है और तुरंत उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही उस आदमी को होश आता है तब वो अपने आप को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। यहाँ इवान एक रिकॉर्डिंग ऑन करता है और उसे उसके बेटे रे की फोटो को दिखाता है ताकि उसे समझ आ जाए कि इवान उसे क्यों पकड़ कर लाया है। पर उस आदमी को अभी तक इवान से डर नहीं लग रहा था, जिससे इवान गुस्से में आकर उस आदमी के पेट में चाकू से हमला कर देता है, जिससे वो आदमी बहुत डर जाता है और इवान से कहता है कि मैं अपने बच्चों को चोट नहीं देना चाहता, बस कभी कभी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सुनकर इवान उस आदमी का गला काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इवान उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे पैक करता है और रास्ते में रुककर एक जगह पर दफना देता है। इसके बाद वो अपने घर लौटता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
इसके बाद हम देखते हैं कि रे इवान को अपनी लाइफ के बारे में बताता है और अब बहुत खुश होता है क्योंकि रे को लग रहा था कि उसके पिता गुमनाम हो गए हैं और अब वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अगली बार जब इवान काम पर होता है तब रे उसके पास आता है और कहता है कि मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है, अचानक से मेरे पिता गायब कैसे हो सकते हैं। जिस पर इवान कहता है कि तुम चिंता मत करो, शायद तुम्हारे पिता का किसी ने बुरा हाल कर दिया होगा। इसके बाद हम इवान की अगली स्टूडेंट कैली को देखते हैं जो इवान को बताती है कि मेरे अंकल मेरे साथ गलत काम करते हैं और मैं इस चीज से बहुत परेशान हूँ। इवान उसे शांत करता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इवान उस रात केली के अंकल का पता लगाता है और उसे पकड़कर रे के पिता वाले घर में ले आता है। यहाँ इवान अंकल पर केली के साथ गलत काम करने का आरोप लगाता है जिससे अंकल भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। तभी गुस्से में इवान अंकल के पेट में चाकू मारता है, लेकिन अंकल का कहना था कि केली बहुत सुंदर है और मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तभी इवान को लॉरेन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उनके बच्चे को बहुत फीवर है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। कॉल कट करने के बाद इवान अंकल के पेट में बार बार चाकू से मारता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद इवान हॉस्पिटल जाता है जिससे पहले वो केली के अंकल की बॉडी को पैक करके अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनका बच्चा ठीक है। तभी इवान को फिर से वही नर्स मिलती है जहां नर्स उन्हें बताती है कि बच्चे को बुखार आना नॉर्मल बात है। जिसके बाद इवान अपनी फैमिली के साथ घर निकलने लगता है। तब इवान की नजर कार की डिग्गी पर जाती है जहां वो पॉलीथीन बाहर निकली होती है, पर लॉरेन और मैरी की नजर उस पर नहीं जाती, इसलिए इवान जल्दी से उन्हें कार में बिठाता है। अपनी फैमिली को घर छोड़ने के बाद इवान सबसे पहले एक सुनसान जगह पर जाता है और अंकल की बॉडी को दफनाकर सारे सबूत मिटा देता है। अगली रात जब इवान अपने बच्चे को सुला रहा था तब उसके पास क्रिस नाम के स्टूडेंट का कॉल आता है, इसलिए इवान तुरंत क्रिस से मिलने जाता है और देखता है कि क्रिस के चेहरे पर चोट लगी हुई है। क्रिस उसे बताता है कि हर बार की तरह मेरे पिता ने मुझे नशे में आकर पीटा है। तब इवान उसे संभालता है और अभी के लिए घर जाकर रेस्ट करने को कहता है। अगली सुबह लॉरेन इवान से पूछती है कि तुम पिछले कुछ दिनों से रात में कहाँ जाते हो, जिस पर इवान कहता है कि मैं बच्चों की मदद करता हूँ और अपना मूड सही करने के लिए अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूँ। लॉरेन उससे कहती है कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। अगली सुबह इवान जब अपने काम पर होता है तब क्रिस का कॉल आता है जहां क्रिस बताता है कि मेरे पिता ने मुझसे माफी मांगी है और आगे से मुझे कभी भी ना मारने का वादा किया है। पर इवान ने डिसाइड कर लिया था कि वो क्रिस के पिता को मार देगा ताकि क्रिस हमेशा के लिए खुश हो जाए। अब इवान रात में क्रिस के पिता का पीछा करता है जो कि हॉस्पिटल में पेन किलर लेने आया था। तब हमें वही नर्स दिखाई देती है जो क्रिस के पिता को वहां से भगाने लगती है। इसके बाद वो नर्स शिफ्ट खत्म करके शॉवर रूम में जाती है और ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखा था। यहाँ इवान क्रिस के पिता का पीछा करता है। दूसरी ओर मैरी उस नर्स के पास जाकर उसे चाकू से मार डालती है। असल में मैरी को शुरू से उस नर्स पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उसे जान से मार दिया था। खैर यहाँ क्रिस का पिता मेडिसिन चुराने के लिए अंदर घुस आता है, जिस दौरान इवान क्रिस के पिता को पकड़कर पीटने लगता है और फिर उसे खाली घर में ले जाता है जहाँ इवान उस आदमी से कहता है कि तुम एक अच्छे पिता नहीं हो क्योंकि तुम क्रिस जैसे अच्छे बच्चे से प्यार नहीं करते। क्रिस के पिता बताते हैं कि जब मैं अपनी वाइफ से लड़ रहा था तब क्रिस बीच में आ गया और मैं नशे में होने के कारण उसे पीटने लगा। फिर वो इवान से कहता है कि तुम भी कभी अच्छे पिता नहीं बन पाओगे क्योंकि वायलेंस को प्यार करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। इस बात से इवान को गुस्सा आता है और वो क्रिस के पिता को भी मार डालता है। इसके बाद वो बॉडी और सबूत को ठिकाने लगा देता है। तब उसे अपने अतीत की यादें आती हैं जिससे हमें पता चलता है कि इवान की माँ एक सीरियल किलर है और इवान ने ही अपने पिता का गला काटकर उन्हें मारा था क्योंकि उसके पिता मैरी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इसके बाद इवान और मैरी ने मिलकर उसे दफनाया था और तब से दोनों दूसरे लोगों की मदद करने के लिए लोगों को मारने लगे थे। खैर इस रात जब इवान घर पर पहुंचता है तो मैरी उसकी गर्दन पर लगे खून के छींटे को मिटा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी जानती है कि इवान क्या कर रहा है। अगली सुबह इवान मैरी को टीवी न्यूज देखते हुए पाता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक खेत में 3 डेड बॉडीज मिली हैं। असल में इन्हें इवान ने ही वहां दफनाई होती हैं। फिर जब इवान काम पर होता है
तभी रे अपने पिता के मर्डर की न्यूज देखकर सीधे इवान के पास आता है। वहीं केली अपने अंकल की खबर सुनकर खुश होती है। इधर क्रिस भी अपने पिता की मौत का शोक मनाता है क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता उसके लिए अपने आप को बदल रहे थे। जब क्रिस इवान के पास जाता है तब इवान उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पिता बदलने वाले नहीं थे, बल्कि वो विरासत में मिले तुम्हारे पैसों को लेना चाहते थे। जिससे क्रिस को इवान पर डाउट होता है क्योंकि उसने कभी भी इवान को अपने पैसों के बारे में नहीं बताया था। यहाँ इवान अपने आप को बचाने के लिए क्रिस से कहता है कि तुमने मुझे पैसों के बारे में बताया था, लेकिन तुम भूल गए हो। कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव इवान से मिलने उसके घर आता है और उससे कहता है कि जितने लोगों के मर्डर हुए हैं वो सभी तुम्हारे स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स हैं। यहाँ डिटेक्टिव लॉरेन से पूछता है कि क्या इवान देर रात तक बाहर रहता है, जिस पर मैरी मना कर देती है। इस बात से लॉरेन घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इवान अक्सर रात में बाहर रहता है, इसलिए लॉरेन को भी इवान और मैरी पर शक होने लगता है। अगले दिन डिटेक्टिव लॉरेन से अकेले में पूछताछ करने के लिए फिर से घर आता है। वो पूछता है कि क्या इवान कभी क्रिस से रात में मिलने गया था। इस बात पर लॉरेन घबराते हुए इनकार कर देती है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि इवान 26 मार्च के दिन कहाँ था, जिस पर लॉरेन बताती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल में था क्योंकि उनके बच्चे को फीवर आया था। तब डिटेक्टिव इवान की कार की फुटेज निकालता है जो कि 26 मार्च को अलग जगह पर दिखाई दी थी। इस बात पर लॉरेन कहती है कि हमारे बच्चे के जन्म के बाद से हमारी मैरिज लाइफ बिगड़ गई थी, इसलिए इवान रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाता था, लेकिन वो हमेशा घर वापस आता था। यहाँ डिटेक्टिव लॉरेन को अपना कार्ड देता है। उस दिन लॉरेन इवान को बताती है कि डिटेक्टिव आज फिर आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तब इवान कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब से वो डिटेक्टिव फिर से इधर नहीं आएगा। इस रात क्रिस गुस्से में इवान के घर आता है और इवान को गन दिखाकर अपने पिता के बारे में पूछता है। असल में क्रिस को यकीन था कि उसने कभी भी इवान को अपने विरासत के पैसों के बारे में नहीं बताया था। इवान क्रिस को समझाने के लिए उसे अंदर ले जाता है और उसे किसी तरह विश्वास दिलाता है कि उसने उसके पिता का मर्डर नहीं किया है। इसके बाद वो क्रिस की गन को अपने पास रखता है और क्रिस को उसके घर भेज देता है। फिर इवान के सोने के बाद लॉरेन उसके स्टडी रूम में जाती है जहां उसे कुछ लोगों की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो कि इवान ने मर्डर करने से पहले रिकॉर्ड की थी, जिन्हें सुनकर लॉरेन को इवान की सारी सच्चाई पता चल जाती है। तभी मैरी उसे देख लेती है और समझ जाती है कि उसे इवान की सच्चाई पता चल चुकी है। इसलिए मैरी लॉरेन को समझाते हुए कहती है कि इवान एक अच्छा आदमी है जो कि बच्चों की मदद करता है। अगले दिन लॉरेन इवान को कॉल करके बताती है कि मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें हमारे बच्चे को संभालना होगा। इवान उसकी बात मान जाता है और घर आने को कहता है। तभी लॉरेन चुपके से किसी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलकर कुछ बताना चाहती हूँ। जब इवान घर पर आता है तो लॉरेन शॉपिंग के बहाने निकल चुकी थी। यहाँ मैरी इवान से मिलती है और कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। इसलिए इवान लॉरेन का पीछा करता है। वो लॉरेन को एक सुनसान जगह पर जाते हुए देखता है। यहाँ लॉरेन क्रिस से मिलने आई होती है। इवान दूर से उन्हें देखता है। वहीं लॉरेन क्रिस को बताती है कि इवान ने तुम्हारे पिता को मारा है। ये कहकर वो अपने पास से गन निकालती है और अचानक से क्रिस को शूट करके मार डालती है। साथ ही वो गन को क्रिस के हाथ में रख देती है और क्रिस के फोन से एक मैसेज टाइप करती है ताकि सबको लगे कि क्रिस ने सुसाइड किया है। ये देखकर इवान बहुत खुश होता है क्योंकि लॉरेन उसकी मां की तरह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगले सीन में इवान और लॉरेन न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्रिस ने सुसाइड करने से पहले एक मैसेज पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं। अब डिटेक्टिव इवान से क्रिस के बारे में पूछने के लिए आता है। तब इवान कहता है कि मैं अक्सर क्रिस को अपने ऑफिस में अकेला छोड़ देता था, जिससे उसने परेशान स्टूडेंट्स के रिलेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी जो बच्चों को टॉर्चर किया करते थे। सारी बात जानने के बाद डिटेक्टिव भी इस केस को बंद कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में इवान और लॉरेन अपने बच्चे को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।